अस्सलाम वालेकुम। सब सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ उवैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटी सी अंग्रेज़ी कहावत से, और ये अंग्रेज़ी कहावत वो है कि जो कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा आपको नहायत आसान अल्फाज में समझा देगी। और ये अंग्रेज़ी कहावत है कि द फास्टेस्ट वे टू रीच एनी डेस्टिनेशन इज़ स्लोली। यानी कि अगर आप किसी जगह पर तेज़ी से पहुंचना चाहते हैं, कोई मंजिल, कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे तेज़ तरीन तरीक़ा है वो है आहिस्ता से। यानी जो हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं ना, धीरे भाई धीरे, धीरज रखो, आराम से, सुकून से। ऐसी जल्दी क्या है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ पर एक दौड़ सी लगी हुई होती है। अगर आप ज़्यादा दौलत हासिल करना चाहते हैं तो उसकी भी दौड़ है, ज़्यादा बुलंदी पर किसी मकाम पर पहुँचना चाहते हैं उसकी भी एक दौड़ है, जीतने की एक दौड़ है। और ये दौड़ हम करते क्या है कि बचपन से ही बच्चों को स्कूलों में ही इस दौड़ में लगा देते हैं। फर्स्ट आने की दौड़ है, पहले नंबर पर पहुंचने की दौड़ है, सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने की दौड़ है। इस दौड़ की वजह से हम एक बहुत बुनियादी चीज़ भूल जाते हैं कि जब आप कंपटीशन करते हैं तो कोऑपरेशन ख़त्म हो जाती है। कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन की तरफ आएँ, लोगों का हाथ पकड़ें, लोगों के हाथ में हाथ डालें और उनको अपने साथ लेकर चलें। और ये जो जल्दबाजी के हवाले से वो एक और बात भी वो कही जाती थी बचपन में, वो मुझे याद आ रही है अभी, किसी जल्दी काम शैतान का होता है। तो क्यों कहा जाता था ये? उसकी वजह ये है कि हम हर वक्त एक अजीब मसनूई किस्म की तेज़ी में लगे हुए होते हैं। अच्छा, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि कोई काम आप वक्त पर ना करें, आप लेट हो जाएं, आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना हो कि जी मैं अगर नहीं हूँ तो खैर है, कोई बात नहीं, होता रहेगा, काम सारे हो जाएंगे। आप बिल्कुल इस बात की परवाह करना छोड़ दें। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि हर वक्त की एक मसनूई जल्दबाजी ना कीजिए, तारी कीजिए अपने ऊपर। अपनी पर्सनालिटी को काम रखना, कंपोज्ड रखना और हर काम को उसका जो ड्यू एक टाइम है वो देना और उसे एक बुनियादी तहज़ीब से करना, ये होता है अच्छे और कामयाब इंसानों का तरीक़ाकार। तो हर वक्त जल्दी में मत रहा कीजिए। यह है जी आज की छोटी सी काम की बात। और अब हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बढ़ते हैं जी न्यूज़ की तरफ। 60 सेकंड न्यूज़ हमने दिखानी होती है आपको और हमने बताना होता है कि जी 60 सेकंड में दुनिया में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। IMF की शराइत मान चुके सऊदी अरब UAE ने बुरे वक्त में साथ दिया, वजीर आजम शहबाज शरीफ। हुकूमत का PSL मैचेस तक इमरान खान को गिरफ्तार न करने का फैसला, घर का मुहासरा जारी रहेगा। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक। मुल्क भर में बारिशों का आगाज। PSL का पहला क्वालिफायर, कलंदर्स को 84 रन से शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल तीसरी बार फाइनल में। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल 33 मिनट में अमेरिका को निशाना बनाने के काबिल है, चीन का दावा। तुर्किया में शदीद सैलाब से 14 अफराद हलाक। और मलावी में साइक्लोन फ्रेडी से 225 अफराद हलाक, कई 100 लापता। ये थी 60 सेकंड्स न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद अब हम बढ़ते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, अब चूँकि बात हो रही थी बच्चों की तालीम की, स्कूल की, जल्दबाजी की, तो उसी से आगाज़ कर लेते हैं। और जो माहिरीन तालीम हैं उनके दरमियान काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से ये एक बहस जारी है कि बच्चों के स्कूल सुबह में कितने बजे खुलने चाहिए। एक बहस तो ये है कि जी बच्चों को किस उम्र में स्कूल जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर उसकी भी एक दौड़ है, फ़ौरन बस जल्दी जल्दी पैदा होता है बच्चा उस वक्त ही आप नाम लिखवा देते हैं। बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि बच्चों के नाम उनकी पैदाइश से पहले लिखवा दिए जाते हैं कि जी हमारे यहाँ औलाद होने वाली है, प्लीज़ हमें इस स्कूल में करवाना है। तो उसके लिए लाइनें लगी हुई होती हैं जी।
अब एक बहस तो ये है, ठीक है, उसके बारे में तो दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पर बहुत अच्छी तालीमी सिलसिला है, बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम है, ख़ासतौर पर फ़िनलैंड की अगर हम बात करें 7 साल से पहले वहाँ कोई स्कूल नहीं जाता, वो कोई उनको इतनी जल्दी नहीं है। और ये बात भी देखी गई है कि अगर बच्चे इस उम्र में स्कूल जाते हैं 7 साल की उम्र में, तो वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से, आराम से, सुकून से और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन एक दूसरी बहस है, वो बहस क्या है कि बच्चों के स्कूल जल्दी खुलने चाहिए या देर से खुलने चाहिए, यानी कि सुबह का वक्त क्या होना चाहिए कि जिस पर वो स्कूल जाएं। अब बहुत से जो माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि बच्चे की नींद पूरी होना ये सबसे अहम बात है और यही वजह है कि स्कूल देर से खुलने चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, सुबह अर्ली आपने उनको उठाना होता है, एक डिसिप्लिन में आते हैं वो, बहुत सारे जो सुबह के फ़वाइद हैं वो हासिल करते हैं। तो ये भी एक नुक्ता नज़र है और दोनों नुक्ता नज़र जो है वो अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अब ऐसी ही एक बहस इंडोनेशिया में भी छिड़ गई है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ एक तजर्बा किया गया है और इंडोनेशिया के स्कूल्स में क्लासेस 7 से 8 बजे के दरमियान शुरू होती हैं यूजुअली, लेकिन शहर कि जो है कुपांग नामी शहर है, वहाँ के 10 हाई स्कूल्स में सुबह 5:30 बजे क्लासेस शुरू कर दी गई, 5:30 बजे सुबह। अब ये जो तजर्बा है इसका ऐलान किया था सूबे के गवर्नर साहब ने, लेकिन अब उस पर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है, क्योंकि वालिदैन का कहना यह है कि देखें, अगर सुबह बच्चे को 5:30 बजे स्कूल का आगाज़ करना है तो इसका मतलब है वो स्कूल में 5-10-15 मिनट पहले पहुँचेगा और फिर उससे पहले ज़ाहिर है उसको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इंतज़ाम होना है, फिर सुबह को उठना है, नाश्ता करना है, ये सारे काम करने हैं और फिर सही वक्त पर स्कूल पहुंचना है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। फिर जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो बहुत बुरी तरह थके हुए होते हैं। अच्छा, अभी अंधेरा होता है कि जब यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे बिल्कुल झूमते, वो जो कहते हैं ना नशे में बच्चे आपको गलियों में चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ार में खड़े हुए होते हैं ताकि वक्त पर स्कूल पहुँच सकें। अब जब इन बच्चों की तस्वीर आलमी मीडिया पर शाया हुई तो फिर वो आप देखें, ऐसा लग रहा है वो किसी ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो फिल्मों में आपने देखे ना, ज़ॉम्बी बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता होता, वो अपनी बस चाल चलते हुए आगे जा रहे होते हैं। तो बड़ी तनकीद हुई। अब इस तनकीद के बावजूद अभी तक हुकूमत ने ये तजर्बा तो जारी रखा हुआ है। अब देखते हैं कि तजर्बे के क्या नताइज निकलते हैं और ये जो तजर्बा है ये क्या कामयाब होता है या नहीं होता, कितने अरसे तक चलता है। हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या स्कूल्स जल्दी सुबह खुलने चाहिए या नहीं, और इस तजर्बे का आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इन तजर्बों का क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और आपको भारत लेकर जाते हैं। अच्छा, ये खबर जो है ये प्याज से मुताल्लिक है। प्याज हम सब जानते हैं पाकिस्तान में जो प्याज की कीमत है ऊपर है, महंगाई है यहाँ पर। अब ये जो मामला है प्याज का, प्याज की महंगी कीमत पाकिस्तान की, वो सिर्फ यूँ कहिए कि मुआशी मसला तो नहीं है, मतलब मुआशी एक कनेक्शन है उसका, कुछ मुआशी मसला है, लेकिन सियासी मसला भी बना हुआ है। अच्छा, भारत में भी प्याज जो है वो एक मुआशी और सियासी मसला बन गया है, लेकिन मामला ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो वजूहात हैं सियासी मसला बनने की वो काफ़ी अलग है। अब हुआ यह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान भारत में प्याज की कीमतें अचानक गिर गई हैं और उस पर भारतीय रियासत जो है महाराष्ट्र, उसके किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कई किसानों ने तो अपनी प्याज की फसलों को आग लगा दी है, जला दिया है। बहुत सारों ने प्याज के पैकेट्स बनाए हैं और रियासत के वज़ीर आला और भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनको भेज दिए हैं। और थक हार कर जब कोई हल नहीं निकला, उनके मुतालबात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया, तो अब थक हार कर किसानों ने मुंबई की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। अब महाराष्ट्र से मुंबई का जो फासला है वो है 200 कोई किलोमीटर तकरीबन। अच्छा, भारत 2,40,00,000 टन प्याज उगाता है तकरीबन। उसकी पैदावार जो है चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है ये पैदावार, यानी कि 2,40,00,000 टन। चीन सबसे पहले नंबर पर है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। भारत में प्याज की आधी फसल सिर्फ महाराष्ट्र में ही पैदा होती है और प्याज की कीमतों में जो कमी बेशी है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से ये मसला भारतीय रियासत के लिए बड़ी अहमियत रखता है, रियासत के लिए भी और सियासत के लिए भी। इस बरस प्याज की पैदावार हुई है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर और उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। ज़ाहिर है जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। अब प्राइस मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिएगा और हैरान हो जाइएगा। होलसेल मार्केट में 100 किलोग्राम प्याज जो है वो मिल रही है कोई तकरीबन 200 से 400 रुपए की। अलग अलग मार्केट्स में ज़ाहिर है अलग अलग रेट होता है अलग अलग लोकेशंस पर, लेकिन 100 किलोग्राम है 200 से 400 रुपए, यानी कि 1 किलो आपको मिल जाएगी प्याज 2 से 4 रुपए तक की।
अब नफ़ा तो दूर की बात है, ये जो कीमत है ये किसानों के अखराजात भी पूरी नहीं कर पा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 किलोग्राम प्याज की काश्त पर तकरीबन 800 रुपये के खर्च होते हैं। अब इसके ऊपर फिर किसान का नफ़ा बनता है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो 800 रुपये तो लगा रहा है, फिर उसके बाद उसे नफ़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कीमत है वो इतनी कम हो गई है। आप देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, किस तरीके से इनको कोई सपोर्ट प्राइस, कोई बेस मैकेनिज़्म कोई बनाती है। हमारे यहाँ पर भी अक्सर गन्ने का, कपास का ये सपोर्ट प्राइस इस तरह की चलती रहती है, लेकिन उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं और किसान कभी भी खुश नहीं होते हैं। हुकूमत कभी भी उनको सही तरीके से वो प्राइस नहीं ऑफ़र करती है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो ओपन मार्केट्स हैं वहाँ पर एक अलग रेट चल रहा होता है। बहुत सारे इसमें मसाइल होते हैं। देखते हैं कि भारतीय हुकूमत किस तरीके से डील करती है। अगली ख़बर हम आपको देते हैं और अमेरिका की तरफ लेकर चलते हैं। जदीद मईशत जो है उसमें हम सब जानते हैं कि बैंकों का किरदार बड़ा बुनियादी होता है। और मतलब यूँ इसकी हम मिसाल ले लें कि जैसा इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी अहम होती है, वैसे ही ये जो मईशत है किसी भी मुल्क की वो अहम होती है। तमाम बड़ी सनतें, तमाम कंपनियां बैंकों से सरमाया हासिल करती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाती हैं। और यही वजह है कि जब एक बैंक कभी डूबता है या डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर उसका एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है और वो अपने इस स्नोबॉल इफ़ेक्ट की वजह से कई कंपनियों को भी मुतासर करता है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वहाँ पर 2 बड़े बैंक्स के डिफ़ॉल्ट होने का चर्चा है। सिलिकॉन वैली बैंक है एक का नाम, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनियों को सरमाया फराहम करता है, और डिफ़ॉल्ट करने वाला जो दूसरा बैंक है उसका नाम है सिग्नेचर बैंक। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को सरमाया फराहम करता है। 2008 में एक माली बहरान आया था और उसके बाद SVB ये पहला अमेरिकी बैंक है जिसने डिफ़ॉल्ट किया। और उसकी माली हालत कमज़ोर होने का जब चर्चा हुआ तो कस्टमर्स ने सारे अपने पैसे निकालवाने शुरू कर दिए। वहाँ से दौड़े वो लोग कि भाई हमारे पैसे हम यहाँ से निकालें, क्योंकि ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है। फिर उसकी वजह से उसकी ज़ाहिर हालत तबाह हो गई। अमेरिकी हुकाम ने जुमे को इस बैंक को अपनी तहवील में लिया, इतवार को सिग्नेचर बैंक को तहवील में लिया और जुमे को इन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक को तहवील में लिया था। दोनों बैंकों के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से दोनों बैंकों के जो डिफ़ॉल्ट होने की वजह, एक बुनियादी वजह ये भी है कि जी जो शरह सूद है वो बढ़ रहा है वहाँ पर। अच्छा, अब इस वाक़े के बाद अमेरिका, यूरोप, एशिया के बैंकों के मार्केट शेयर्स भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से मज़ीद बैंकों के डिफ़ॉल्ट होने का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और मुझे याद है 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसको सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस कहा जाता है, ये क्राइसिस बहुत ही ख़तरनाक था और बहुत ही ज़्यादा दुनिया की मईशत को इसने नुकसान पहुंचाया था। तो अब भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ हो, लेकिन अगर होती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर वैसे ही एक अजीब सी इस वक्त कैफियत है मईशत की, हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर हैं, तो हमें ज़्यादा ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर अमेरिका से एक और ख़बर है। एक तो ये फ़ाइनेंशियल दुनिया में तब्दीली आ रही है, दूसरा माहौलियाती तब्दीली दुनिया के वैसे तो हर खित्ते को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान में हालिया जो सैलाब था वो इन्हीं तब्दीलियों का शाखसाना था। आज बारिश हो रही है पाकिस्तान में काफ़ी सारे शहरों में, और बेशतर शहरों में बारिश हो रही है। इस्लामाबाद में भी तकरीबन कई रात देर से बारिश चल रही है। और अब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया जो है वो उसका काफ़ी हद तक शिकार हुई है। बारिशें, बर्फ़बारी, सैलाब और तूफ़ानी हवाओं ने वहाँ पर तबाही मचा दी है। 58 काउंटीज़ में से 40 काउंटीज़ इस वक्त ऐसी हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। उसकी वजह से बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है। 4 लाख अफराद वहाँ के बिजली से महरूम हो गए हैं और उसकी वजह से वो शदीद सर्द मौसम में घरों को गर्म रखने से कासिर हैं। और साहिली इलाके जो है वहाँ पर तूफ़ानी हवाओं की जद में है। और इन हवाओं ने, एक बच्चे की वीडियो आई थी, एक बच्चे को इस कदर शिद्दत से धकेला कि वो बर्फ़ में खड़ा हुआ था, ट्रक बर्फ़ में ढका हुआ ट्रक था, उसके नीचे आ गया। और जो फायर फाइटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो 15 फायर फाइटर्स और 3 पुलिस अफसरों ने 15 मिनट की जिद्दोजहद की। उसके बाद उस बच्चे को वहाँ से निकाला और हस्पताल पहुँचाया। वो बच्चा सेफ़ है, लेकिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। फिर मुतादिद काउंटीज़ ऐसी है जहाँ पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी बढ़ गई है, 90 किलोमीटर्स पर आवर, इससे भी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मॉन्टरी जो काउंटी है वहाँ पर दरिया का बंद टूट गया। उसके बाद तकरीबन 1 लाख अफराद को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये जो स्पेल है कैलिफोर्निया में, वो दूसरा स्पेल है। जनवरी में भी कैलिफोर्निया की जो रियासत है वो तूफ़ान की जद में आई थी। बड़े पैमाने पर जनवरी में भी नुकसान हुआ था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका की और कैलिफोर्निया की। अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पीएसएल का बुखार ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाते जा रहा है और कल पीएसएल का पहला क्वालिफायर था जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान फातेह करार पाई और मुल्तान सुल्तान पहुंच गई फाइनल में। पीएसएल के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज़ होने वाली है T20 की, और उसके अलावा भी बहुत सारी क्रिकेट होने वाली है, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपकी मुलाकात करवाते हैं हम पीएसएल में पाकिस्तान की जो यूँ कह लीजिए कौम जिस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, उस खिलाड़ी से हमने आपकी मुलाकात करवानी है। पहले ये पीएसएल में एज अ प्लेयर खेल रहे थे, अब एक टीम के कोच हैं ये, और इनका ताल्लुक़ है वेस्ट इंडीज़ से और 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बनने का एजाज़ इन्हीं की सरबराही में वेस्ट इंडीज़ को हासिल हुआ था। हम सब जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पेशावर ज़ल्मी के कोच हमारे साथ मौजूद हैं, डैरेन सैमी। अस्सलाम वालेकुम डैरेन सैमी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम फॉर द शो। लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट Peshawar Zalmi. Now you see there are so many players and coaches who have changed their teams, and I would like to know, you are with Peshawar Zalmi since the beginning. What is so special about this relationship between you and Peshawar Zalmi? How is this bond so strong? Peshawar Zalmi is very special because of obviously our standards, what we expect from players, and what we as the team give to the players. It's a family-oriented franchise, and when you come into that Zalmi team, you feel like you come into family. Yes, the Peshawar family, you can call it the Peshawar family. Okay, now you started off as a player, from captain, from player to coach. What has been the difference in the side? Well, we're still making it to the playoffs, so basically there's no difference. But yeah, from a personal standpoint, captaincy is much easier than coaching. When I'm coaching, once I give the team to the captain, I'm just hoping that they could go out there and execute what we discussed. Whereas when I was captain, I had a direct impact on what happens on the field. Yeah, okay. Now you've got a new captain. You have Babar Azam leading the Peshawar Zalmi side. How is your relationship with Babar, and what advice do you give him? Baba it's been great working with him. You know, he's a superstar. There's nothing I could teach him technically, but I think tactically, I think we've worked well together. He's picking my brains on leadership, on how, you know, my leadership qualities, my experience could help him in his game. And we must not forget, Baba is quite young. Yes. You know, as much as he has achieved, he's still a young man in the game, and I think over the years he'll become a much better leader as well. Absolutely, and I'm sure your guidance and your help would also give him some tips for the upcoming World Cup. Okay, now talking about the Pakistan national side, you've seen PSL players performing, you've seen players from all the teams. What do you think, who are the guys who will prove to be assets for the Pakistani national team? I mean, you can pick guys from your team or from other teams. Pakistan always produces young talent. I'm going to be biased and stick to the Peshawar Zalmi camp. Okay. I remember at the start of the season, I told Sam that he's going to be the emerging player of the tournament. And he just got selected on Pakistan's team. You know, yes. Congratulations to him. But he's one special guy to watch. I also love our left arm leg wrist spinner, Sufyan, amazing quality. I think he'll move on to be even better. We also have Hasibullah. Yes. You look at the other teams in Sula, Abbas, all these guys, you know, they have come and shone a light on the tournament, which is good. We just saw Bangladesh beating England, you know, on the back of really good performances from the stars in the BPL. So, you know, I expect the Pakistan Super League to do the same for the local boys in Pakistan.
Okay, okay. So tell me, have you learnt any Urdu in Pakistan? I've been too busy trying to coach. I've not been able to learn many Urdu words, you know. But I do listen when the guys speak in the dressing room, and there are certain things that I pick up. Okay, this is what they're saying. Now, Darren, I've got these questions from social media. Our followers and our viewers and your fans especially, they've sent these questions to us. So let's start with those questions. First of all, this guy is asking that there are so many people in Pakistan, the whole of Pakistan, in fact, they want to give you Pakistani nationality. Are you ready for that? I thought I was Pakistani already. You are a Pakistani already, exactly, and the relationship between you and Pakistan, I'm sure it's going to be very strong, and it is strong, and it's going to strengthen in future also. Okay, now there are people who want to know which food do you love the most in Pakistan, and why is that? Well, I think I've answered that many times. You know, nothing beats a nice dum pork out of Peshawar. You know, well seasoned meat. We had it the other day. It was quite tasty. Yeah? Okay, and now there's one viewer who is asking, who is your best friend among Pakistani cricketers and why? I wouldn't say a best friend. I think I've got along with mostly all my Pakistani friends there. The cricketers, there's a mutual respect and camaraderie, not only in the Peshawar Zalmi team, but all the local boys. And yeah, it's because of the camaraderie we have. So I don't have a favorite, but you know, Javed got me here, so he's the guy. Yes, he's the guy. He's the guy. Okay. Now let's move on to some questions about the players in Peshawar Zalmi team. Okay. So you have to answer these questions just from your heart, and no diplomacy allowed. Okay, Darren. So we start off. Who is the entertainer in the team? You put me on my spot. My childhood hero growing up was actually Abdul Razak. I've said that before because of his all-round skills. But look, I loved Said Anwar. I love watching our legend mentor bat Inzamam, and you know who growing up in the 80s, who didn't love Waka and Yunus, Wasim Akram and Waka Yunus. Okay, now these are your favorite players. Okay, I got it. I meant to say that the entertainer in the current Peshawar Zalmi team, who is the guy who entertains everyone? We have a few, I would say, obviously myself, but from the player's point of view, Kuram. Mm-hmm. Okay, and who is the most musical personality in the Peshawar Zalmi team? Musical? Maybe Danish, I'm not too sure, but again, all these things come right back to me. Okay. Who is the one guy who always tries to avoid coaching sessions? Who always tried to avoid the coaching session? Jimmy Nisham. Jimmy. Okay, okay. And who is always in a hurry? That would be me, because I'm always late. It's all coming to you. Okay. Who's the most serious guy among them all? Most serious in terms of their training, obviously we have a few guys, Babu Azam, Samayud, Asibullah, Harris. You know, when it comes to training, our boys don't mess around. They're very serious about it. Great, great. And who is the one guy who always surprises you on the field and off the field? Who always surprised me on and off the field? Maybe Amir Jamal. Okay, Amir Jamal, good. Who is always angry? Who is always angry? Yes. We don't have angry people here. Wow. It's all nice people. Great, great. That's a sort of a diplomatic answer, but I would take that. Okay, who's always late? Who's always late? Yes. It's you again. It's you again. Okay, and finally, my last question to you is one word for Javed Afridi. One word for Javed Afridi? Think.
Let me think about this. Yes, yes. There are so many words I could describe him. One word for Javed word. Afridi. One word. I would say visionary. Visionary. Yes, that is the best word that can describe Javed Afridi, creating such a great team and supporting Pakistani cricket. Thank you, Darren. Thank you for your time and best of luck for the match today. ये थे जी डैरेन सैमी और बड़े ज़बरदस्त इनके साथ सवालों जवाब का सेशन रहा और बड़े एंटरटेनर है वाकई। ये जो बात इन्होंने की ना कि भाई म्यूज़िकल भी मैं हूँ, एंटरटेन भी मैं ही करता हूँ, तो ये बात हम अक्सर औकात देखते रहते हैं मैचेस में भी। और फिर जो वीडियोस आती हैं, जो बिहाइंड द सीन वीडियोस होती हैं पेशावर ज़ल्मी की, डैरेन सैमी इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। ओके जी, एक और ज़बरदस्त मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, बल्कि एक फैमिली है जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर पाकिस्तानी कल्चर को सारी दुनिया में फैलाने की बात हो तो ये ज़ाहिर है मुल्क की बड़ी खिदमत होती है और इस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान का सारी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है बल्कि सयाहत के फ़रोग में भी बड़ी मदद मिलती है। तो सोशल मीडिया के फैलाव के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी कल्चर को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक फैमिली है जिनका नाम है चंद्रा और सुभान, और ये सुभान का ताल्लुक है पाकिस्तान से, चंद्रा जो है वो यूएस नेशनल है। दोनों मियाँ बीवी हैं। पाकिस्तानी मलबूसात और कल्चर के मुख्तलिफ पहलुओं पर ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर बड़ी तादाद में लोग इन्हें फॉलो करते हैं। दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुभान, अस्सलाम वालेकुम चंद्रा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फैज भाई, ठीक ठाक हो? थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले मैं पर्सनल बात पर आ जाता हूं, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, आप दोनों की शादी कैसे हुई, ये थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं। So for starters, I really thought that Saban was European and Saban thought that I was Indian, like a Pakistani. Yeah. So we kind of fooled each other on that one. अच्छा, On our very first on our very first date, Saban said, "I'm gonna तो marry ये तो you." धोखा हो गया आप दोनों को। मतलब It was the first time I actually learned about Pakistan and what a Pakistani was. I saw a lot of similarities between Saban's culture and family values that I have in my own house with my family. So the number one question is, how difficult was it? But really, it wasn't very difficult. The Pakistani Yes. culture is so rich in family values and being kind, and honestly, I have so much love for Pakistan, obviously. But I'm often mistaken as the Pakistani one. we also love you, Pakistanis also love you. Okay, tell me how did you people end making these YouTube and Instagram videos? ये कैसे आप लोगों ने शुरू किया? और YouTube Instagram पर बड़े फॉलोअर्स हैं आप लोगों के, ये कैसे आप लोगों ने शुरू किया कंटेंट बनाना? आइडिया किसका था? अवैज भाई, आइडिया तो चंद्रा का ही थी। If you look back, कह लो 5 साल पहले एवा ते चंद्रा दी मामी एंड मी डुओ एक तस्वीर खिंची गई सी मैचिंग कपड़ियां दे अंदर। This is way before the brands in Pakistan Yeah. were really doing it. So I would source fabric and stitch them ourselves. Yes, exactly. 5 years ago, ते वो तस्वीर काफी वायरल हो गई थी, and then since then at that moment we decided why not keep doing this. Yes. But also, I feel like having my daughter really put emphasis on celebrating her roots as a Pakistani woman. And because I'm not Pakistani myself, I wanted to really give her that accessibility. So we go to Greece every year and my kids get to really ground themselves in my culture. But with Pakistan, we haven't gone yet. Inshallah, we'll be there very soon. But I really wanted my daughter to have a sense of pride. Whether इंशाल्लाह that's इंशाल्लाह। Inshallah, in yeah. her shwar kameez, her language, Urdu, eating a roti, learning how to make a roti. So all of these things are really important to not only my daughter, my तो son. चंद्रा आपने उर्दू सीखी? आपने उर्दू सीखी चंद्रा? सुभान आपने इनको उर्दू सिखाई? समझ तो चंद्रा नु बहुत आंदी है। उर्दू नहीं, पंजाबी काफी समझ आती है। Right? I want to say both. अच्छा, तो पंजाबी च गल करा फिर।
पंजाबी नाल गल कर लो कोई गल नहीं I feel like it's a अच्छा। mix mash. चलो ये बताएं कि आपकी जब आप लोग वीडियोस प्लान करते हैं तो क्या चीज़ सोचते हैं कंटेंट बनाते हुए कि उसके अंदर पाकिस्तान को कैसे प्रमोट करना है, ये क्या सोचकर किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? बेसिकली अवैस भाई पहली बात है पीछे से तो मैं पाकिस्तान था सियालकोट दा ते जस्ट द फैमिली कल्चर एंड जो every Pakistani household problems जो होंदी हैं we like to mix everything up together. It's also very relatable, not just to Pakistanis, but to people on a global level. Yeah. Like our videos reach people from around the world that you wouldn't even think. And people really fall in love with this relatability. So whether that's through humor or fashion or language, everyone kind of finds their relatability. Take out And point, yeah, yeah. there's always a point that they can take away. सही। तो सबसे ज़्यादा फेमस वीडियो कौन सी हुई आपकी? सबसे ज़्यादा famous I want to say Ava mispronouncing दुपट्टा dupatta. yeah Ava I think वीडियो में कहंदी दुपट्टा को मिसप्रोनाउंस किया बुडट्टा। And Celine. Dupatta. वेरी गुड, हाउ क्यूट। yeah that was the one अच्छा of the एक best ये video. चूंकि दुपट्टा की बात आई है, और चंद्रा आई सी यू आर वेयरिंग अ दुपट्टा, आपने पहना हुआ है दुपट्टा एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। ये अभी हमारे कल्चर से ज़रा गायब होता जा रहा है, आपको क्या लगता है ये दुपट्टा जो है और जो आपकी ईस्टर्न ड्रेसिंग है, आपको ईस्टर्न ड्रेसिंग और स्पेशली ये शलवार कमीज दुपट्टा ये कैसा लगता है? Do I love short kameez? Yeah. I love short kameez. I wanted to make sure I understood properly, but if I was in Pakistan, forget it. Jeans wouldn't even be in the wardrobe. I would have tons of different, kurtas and shoes and everything. I don't think I would even wear anything American there, pretty much. I think I wear more short kameez here in मतलब India ज़्यादा than- कंफर्टेबल ये ईस्टर्न ड्रेसिंग है। I love Bilkul, yeah. It's very comfortable. It's also very beautiful. I personally love how each region of Pakistan has a different textile. You learn so much about a country from the textiles. So it's not just fashion. There's a history and a tradition behind each of these dresses, and I really love celebrating that. बिल्कुल। It's beautiful. It represents the culture. It represents the culture. Absolutely, absolutely. And अच्छा, I think it's अब beautiful. फाइनली मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जी, sorry, what are you saying? No, I was going to say, I think it's really beautiful when someone from a particular country represents their culture, even when they're even when they're not in their country. Like going to the Oscars and wearing, shalwar kameez, it speaks volumes about your pride and your roots. So I respect that wholeheartedly when I see celebrities and other influencers taking pride and ownership of their culture. MashaAllah, it's very beautiful. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात आपने यही की वाकई कि अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को अपनाना सीखें और उस पर फ़ख्र करना सीखें। बहुत शुक्रिया सुभान, बहुत शुक्रिया चंद्रा, आप लोग वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और इसी तरीके से आप लोग ज़बरदस्त मज़ेदार से वीडियोस बनाते रहें और हम सब आपकी वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़ीद एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो एक और मज़ेदार सेगमेंट और एक और मज़ेदार गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे फिल्मों के हवाले से। फिल्म क्रिटिक हैं, बड़ी ज़बरदस्त आगाही देते हैं फिल्मों के हवाले से, और आज हमने बात करनी है फ्लॉप फिल्मों के हवाले से। वो कौन सी 5 फिल्में हैं जो पाकिस्तान में बनी और फ्लॉप हुई। अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं? तो ये फिल्में फ्लॉप क्यों होती हैं? फिल्में फ्लॉप मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे होती हैं वैसे, लेकिन अभी उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट इसलिए है क्योंकि मुझे हिट फिल्मों में बात करने के लिए तो हर कोई बुलाता है। फ्लॉप फिल्मों पे बात करने के लिए आज मुझे पहली दफा किसी ने इनवाइट किया है। बट हम रीसेंट जो फ्लॉप्स की बात करें
तो पहली फिल्म जो मैंने सेलेक्ट की जो कि फ्लॉप हो गई, और वो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों फ्लॉप हुई। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल में उसको फ्लॉप होना नहीं चाहिए था। वो थी रंगरेजा। रंगरेजा, ओके। जी, बिलाल अशरफ थे उसमें, और उर्वा थी, और गोहर रशीद। हाँ। सारे इतने अच्छे बड़े नाम, बिल्कुल, लेकिन फिल्म ने कुछ भी नहीं किया, और वो जो है ना वो बड़ी खामोशी से आई और खामोशी से ही चली गई। लेकिन उसकी मतलब इसका मतलब ये है कि बड़े नाम होना गारंटी नहीं है। हाँ, बड़े नाम होना गारंटी नहीं है, और आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज बड़ी एक लैक लस्टर सी उसकी जो है रिसेप्शन रही। बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। कहानी में दम था? कहानी में दम मेरे ख्याल में तो था जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मुझे बड़ा हैरानगी रही उस फिल्म के फ्लॉप होने की, क्योंकि कहानी में दम था। प्लॉट वही था कि जी वो एक क्लासिकल सिंगिंग वाली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की है, और एक पॉप सिंगर लड़का है, और फिर उनका क्लैश होता है, और मोहब्बत भी होती है, और साथ में कुछ इश्यूज भी रहते हैं। लेकिन यह है कि वो जो है वो फिल्म फ्लॉप हो गई। अच्छा, बड़ा मज़े का एक तबसरा मैंने पढ़ा जो मैं इस फिल्म के हवाले से बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि बिलाल अशरफ ने एक्टिंग की नहीं, उर्वा हुसैन को एक्टिंग आती नहीं। और गोहर रशीद ने कुछ ज़्यादा एक्टिंग की। अच्छा, वैसे गोहर अच्छा एक्टर है। हाँ जी, मैं वही हैरान हूँ। मौला जट में बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसने। लेकिन ये कुछ पुरानी फिल्म है, हो सकता है उस वक्त हम सिनेमा भी अपनी दोबारा पाकिस्तानी सिनेमा जो रिवाइवल की तरफ चल रहा था। तो ये एक फिल्म हो गई। दूसरी फिल्म जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है जनाब लफंगे। अभी रिसेंट की समी खान, नबील गबोल और नादिश और मानी, बहरोज सब्ज़वारी साहब। बड़ी वो जनाब हॉरर कॉमेडी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, फिल्म के साथ मसाइल रहे, काफी सारे सेंसर बोर्ड ने पहले उसको रोका, फिर तो उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिसको नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो वो सेंसर बोर्ड के काफी सारे कंसर्न्स थे, और फिर अच्छी ही बात है कि वो फिल्म ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, और वो जिस तरह आई थी उसी तरह टैंक टॉप भी कर गई। और उसमें आपको क्या नजर आता है कि क्या प्रॉब्लम थी? उसमें देखिए, हमारे यहाँ जॉनरा जो है वो बड़े डिफाइंड है। एक्शन चलता है, रोम कॉम चलता है, और इस तरह की फिल्में हमारे यहाँ देखी जाती है। हॉरर कॉमेडी के साथ एक एक्सपेरिमेंट था जो कि डिडंट वर्क, और फिर अगर होता ना कि कोई बहुत अच्छी सुपरलेटिव प्रोडक्शन होती और स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा जाता, तो फिर शायद चांस था, क्योंकि ये सिचुएशनल कॉमेडीज होती हैं। हमारे ये बात सही है कि वो फर्स्ट डिफाइंड है। वो जमाने में शानी और वो बिल्कुल सरकटा इंसान बिल्कुल वो देखी थी हमने। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ थोड़ा ऑडियंस जो है ना वो इन फिल्मों की तरफ नहीं जाती। फिर उसके साथ 2-3 बड़ी फिल्में भी आ गई थी, तो इस वजह से भी वो फिल्म ये भी एक मसला, टाइमिंग बड़ा है। टाइमिंग बहुत अहम है जी। तो इसी तरह एक और फिल्म, जी बिल्कुल, एक और फिल्म जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो हमारी एक और काफ कंगना। अच्छा, समी खान साहब की एक और फिल्म थी जो कि इट डिडंट डू वेल, और मतलब वो फिल्म जो थी वो पेनफुल थी देखना। अच्छा। मैंने खुद भी सिनेमा में बैठ के ये सोचा कि मैं ये किसने लिखी थी? राइटर कौन था इसका? खलीलुर रहमान कमर साहब थे, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और खुद उन्होंने डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी। जी, लेकिन ये फिल्म कुछ गड़बड़ हो गई उसके साथ। ईशल फयाज इसमें हीरोइन थी, और समी खान जो थे वो हीरो थे। और इसकी कहानी जो है वो किस वो कहानी जी क्रॉस बॉर्डर थी, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया से एक फैमिली, एक खातून आई होती हैं, फिर उनकी जनरेशन जब यंग हो जाती है, उनका पोता होता है, वो इंडिया जाता है किसी डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने, और वहाँ उसकी ईशल फयाज से मुलाकात हो जाती है, और वो फिर जिस तरह मोहब्बत की कहानी चलती है वो चलती है। उसमें बहुत सारा जिंगोइज्म था, बहुत सारा रेट्रिक था, लेकिन यह है कि वो फिल्म फिर भी बहुत सारी वजूहत थी। और मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान कमर साहब खुद भी चाहेंगे कि वो फिल्म किसी को याद ना रहे, बिल्कुल डिस्कशन ना की जाए। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चैन आयना। ओके। शहरोज सब्ज़वारी, सहरिश सबिया खानम साहिबा की जो पोती थी, उन्होंने इसमें फिल्म में हीरोइन का काम किया। आदिल मुराद थे वहीद मुराद साहब के बेटे, और बनाने वाला सैयद नूर तो हिट देने वाले डायरेक्टर हैं। बिल्कुल डायरेक्टर, और वो सिनेमा को मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सैयद नूर साहब से ज्यादा कोई नहीं समझता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डीवीडी प्लेयर उनका खराब हो जाए तो फिल्में नहीं लिख सकते वो, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने नहीं कहा, मैं तो अवामी राय की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चूड़ियां उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म है, और बिल्कुल उसके ऊपर कोई शक नहीं कि उनके क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन ये फिल्म जो थी ये पता नहीं किस तरह बनी और किस तरह उन्होंने बनाई, लेकिन देखी किसी ने नहीं, और वो बस आई, और जिसने भी देखी उसे चैन नहीं। अच्छा, अब क्योंकि अब एस्थेटिक्स बहुत चेंज हो गए ना उस फिल्म में, वही सेट, वही अंदाज, वही कलर्स, म्यूजिक भी वही, हीरो हीरोइन की पर्सनालिटी
पर्सनालिटी। अच्छा फिर आप देखिए मिसकास्टिंग कितनी बड़ी है कि शहरोज जो है वो कितना छोटा यंग लगता है, और सहरिश उसके मुकाबले में एक सीजन्ड एक्ट्रेस है, बहुत अरसे से काम कर रही हैं वो, तो वो जो था वो एक कुछ बात जमी नहीं, तो वो फिल्म भी जो थी ना वो बड़ी खामोशी से पर्दा स्क्रीन से हट गई और याद भी किसी को नहीं है। एक फिल्म रह गई थी जिसका अगेन मैं बड़ा अफसोस करता हूँ क्योंकि दोनों एक्टर मुझे बहुत पसंद हैं, जो लीड कास्ट थी इसकी, मुहिब मिर्जा और सनम सईद, और वो फिल्म थी इशरत मेड इन चाइना। अच्छा 14 करोड़ के बड़े बजट से बनने वाली ये फिल्म मेरे ख्याल में मेड इन चाइना थी ना? नहीं, मेड इन चाइना चीजें भी अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं, उसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज आती हैं, लेकिन ये जो थी ना ये कोई 3rd 4th कॉपी थी जो कि चल नहीं सकी। अच्छा हालांकि अगर हम बात करें इशरत वाला जो कैरेक्टर था जी, जो मुहिब ने डेवलप किया था, वो बड़ा कितना फेमस हुआ था, इसी वजह से शायद उनको मुहिब को लगा कि वो ये फिल्म भी बनाए, और ऑनेस्टली स्पीकिंग गुड आइडिया, अच्छी बात है कि बनानी चाहिए थी, वो एक पॉपुलर कैरेक्टर था, रिकग्नाइज था, लेकिन वो फिल्म चल नहीं सकी। HSY भी थे, सारा लॉरेन भी थी, लेकिन फिल्म ने कुछ भी नहीं किया, और उसकी बहुत अहम वजूहात मैंने जब एक्सप्लोर की इतनी बड़ी फिल्म के ना चलने की ओवैस, तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने फिल्म रिलीज कब की है, अच्छा आपके मुकाबले में कौन सी फिल्में हैं। ईद के सीजन की फिल्में जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन ईद पे हमारे पास क्योंकि इतने सिनेमा नहीं है, तो अगर 5 फिल्में आ जाएं जैसे पिछले ईद उल फितर पे था, तो फिर आपस में मुकाबला इतना ज्यादा होता है कि अच्छी फिल्में भी पिट जाती हैं उसमें। तो इसी तरह इशरत मेड इन चाइना के साथ हुआ, टाइमिंग ठीक नहीं थी। फिर आजकल जो एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपने बिल्डअप बनाना है, आपने प्रमोशंस किस तरह करनी है, सोशल मीडिया पे गाने थोड़े 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 करके आपने ऑडियंस को खींच के लाना है सिनेमा तक, क्योंकि ये कोविड के बाद की के ज़माने की बात है जब सिनेमास दोबारा फौरन ओपन हुए थे, तो बहुत ज़रूरत थी कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो खींच के लाएं किसी तरह ऑडियंस को। सब डर रहे थे, कोई जाना नहीं चाहता था, एक हॉल में बैठे हुए 300 लोग, तो ये एक बड़ा स्केरी आइडिया था उसके बाद। तो वो ब्रेक करने के लिए ना, तो वो इशरत मेड इन चाइना कहीं उसकी कहानी वगैरह सेटल थी, सब कुछ सही था, थी, थोड़ी सी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल ज्यादा थी उसमें। वो जो थे ना जंप्स जिस तरह होते हैं हम अंग्रेजी फिल्मों में तो देख लेते हैं और हम हजम भी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म हमें एक लीनियर नैरेटिव चाहिए होता है कि जी बस कहानी एक पॉइंट से शुरू हो और फिर आगे आगे चलती रहे। कभी कभी फ्लैशबैक आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जंप करते रहे आगे पीछे और फिर वो उसको सेंस बनाना। तो वहां पे आके ऑडियंस जो थी ना, मेरे ख्याल में उसने हैंड्स अप कर दिया, उसने कहा टू इंटेलिजेंट फॉर अस, तो वो फिल्म बेचारी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से हमारी ऑडियंस या व्यूअर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक ज़हनी सतह, ये फिल्म मेकर्स का काम है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को ट्रेन करना है। हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि फिल्म ऑडियंस को ट्रेन करना, उनकी एस्थेटिक्स को रेस करना और थोड़ा सा उनको साथ लेकर चलना, और फिर ये ट्रस्ट करना कि आपकी ऑडियंस किस लेवल तक आपको समझ पाएगी। बिल्कुल, ये सारी साइकोलॉजी समझना ये बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि 80s में जो फिल्में हिट होती थी आज लोग उस पे हंसते हैं, लेकिन उस वक्त की साइकोलॉजी के साथ वो मैच कर रही थी, तो वो हिट हो रही थी। अब आज के ऑडियंस को समझे फिल्म मेकर्स, आज की जो जनरेशन है जो जिसके पास सारा एक्सपोजर है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, YouTube है उनके पास, तो उनके पास तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो आपने समझना है कि उनकी एस्थेटिक्स को कैसे टैप करना है, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, लेकर आना है फिल्मों के लिए। अच्छा, अब हमने फ्लॉप फिल्मों की तो बात कर ली, पाकिस्तानी फ्लॉप फिल्मों की, लेकिन अभी चूंकि ऑस्कर्स गुजरे हैं तो जो मूवी जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, एवरीथिंग एवरीवेयर जो है, उसके बारे में बताएं कि अब ये 5 फिल्में तो आपने नहीं देखनी ना आप देखेंगे, तो ये देखेंगे क्या? एवरीथिंग एवरीवेयर देखनी चाहिए सबको? एवरीथिंग एवरीवेयर जरूर देखें, और मैं समझता हूँ कि जब एक फिल्म को ऑस्कर जैसा कोवेटेड प्राइज मिलता है तो फिर जरूर उस फिल्म में कोई ऐसा क्या है, उसमें क्या खास बात है? कोई आप उसका मतलब वो स्पॉइलर ना दें, लेकिन कुछ। हाँ, मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन देखिए ये जरूरी है कि अगेन ह्यूमन स्टोरीज हमेशा चलती हैं। इंसान के जज्बात को जब आप समझते हैं ना, जो एग्रीड रियलिटीज हैं बिटवीन द स्टोरी एंड योर ऑडियंस, वो जहां मैच होती है ना, वो एक गोल्डन स्पॉट होता है जहां पे फिर फिल्म क्लिक कर जाती है, फिर ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाती है। वो जरूरी है कि वो गोल्डन स्पॉट जो है वो फिल्म मेकर पहचान ले और वहां जाके उसको अपने ऑडियंस को कैप्चर कर ले। तो एवरीथिंग एवरीवेयर में वो बड़े मजे से उन्होंने ये किया, और ऑफ कोर्स ऑस्कर्स
क्या उसकी धूमधाम रही। तो बेसिकली वो एक औरत की कहानी है जो कि जी अपने अब आप जो है ना वो मल्टीपल लाइव्स कह लें या क्या, थोड़ा सा बस ऐसे ही हल्का सा मैंने दिया है चस्का, लेकिन देखें उसको, बिल्कुल वो बहुत अच्छी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म, और वो याद रखी जाने वाली फिल्मों में रहेगी हॉलीवुड की, क्योंकि हॉलीवुड में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रैश बहुत आता है। और ऐसी फिल्में होती हैं कि इंसान कहता है यार मतलब हैव अ हार्ट, ये किस किस्म की रियलिटी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जब ऐसी कोई फिल्म आती है जो दिल को खींचती है ना, तो वो फिर उसके साथ ऑडियंस जुड़ती है। भारत को 2 ऑस्कर मिल गए। भारत को जी ऑस्कर, देखिए ऑस्कर्स में भी अब मैं, क्योंकि हमने भी देखा है रिसेंटली कुछ ईयर से, हमने समझा है जॉयलैंड हमारी भी फिल्म वहां तक सिलेक्शन के लिए पहुंची थी और फिर हमें ऑस्कर्स मिले भी हैं पाकिस्तान को, लेकिन मैं ये समझाऊं कि ऑस्कर में लॉबीज भी बहुत काम करती हैं। जॉयलैंड की भी वैसे लॉबी थी, एक बड़ा वो था, हमारे यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, छोड़े आगे चले। तो वो लॉबीज भी होती हैं, उसको पूरा सोशलाइज करना पड़ता है, वहाँ ज्यूरी के साथ भी आपको उसको सोशलाइज करना पड़ता है, तो वो उसी तरह वर्क करता है। तो फिर वो अब आपको पता है कि जहाँ दीपिका पादुकोण जो है वो प्रेजेंट कर रही हो, तो वहाँ फिर आपको पता चल जाता है एक इंडस्ट्री को उन्होंने बना ली है और उन्होंने अपने आप को बनवाया है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ अच्छा काम नहीं हुआ, माजी में बहुत अच्छा काम होता रहा है, लेकिन अभी ये जो 2 अवार्ड थे, ये दो इस पर आप जरा अपना विशेष टिप्पणी कुछ देना। विशेष टिप्पणी अच्छा था। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इससे बेहतर काम हो चुका था। मतलब उससे बहुत बेहतर काम हो चुका है, हो रहा है, तो अगर अवार्ड देना और नाटो का मुकाबला करें, बिल्कुल, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे अवार्ड दिया जाए, लेकिन चले वो अवार्ड ले गए हैं वो अवार्ड। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मलाला लुक्ड डेविशिंग, क्या खूबसूरत लग रही थी वो। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि वो बिल्कुल वो जो एक पन्नी होती है वो वैसे वो नहीं, मुझे उनका जो है वो अच्छा लग रहा था जनाब, उन्होंने बहुत स्टेटमेंट पीस पहना हुआ था और वो बहुत अच्छी लग रही थी। खास तौर पर जो उनकी गुफ्तगू जो हुई, बहुत उन्होंने जवाब दिया कि आई ओनली टॉक अबाउट पीस, दैट इज समथिंग कि यही मैसेज है जी हमारा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को उन्होंने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, सो मच, मजा आया बात करके। सेगमेंट था जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी दुनिया भर का बहुत बड़ा मसला है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से मुजरिमाना जहनियत रखने वाले अफराद की बच्चों तक रसाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गुज़िश्ता 15 बरसों की अगर हम बात करें तो बच्चों से ज़्यादती के ऑनलाइन मवाद में 15,000% तक इजाफा हो चुका है। साइबर टिपलाइन एक अमरीकी इदारा है, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से काम करता है। उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वाक़यात में भारत और फ़िलिपाइन के बाद पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। और FIA से इस इदारे से मिलने वाली मालूमात और अवामी शिकायत के बाद ही तफ्तीश का आगाज़ करता है। और ये जुर्म हमारे माशरे में फैला हुआ ज़्यादा है, लेकिन बच्चे या उनके जो अहल खाना है वो वहरे इन वाक़यात पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि अगर हम गुज़िश्ता 5 बरसों की बात करें तो FIA के पास इन वाक़यात की तादाद सिर्फ 243 शिकायत दर्ज हुई हैं और वो भी ज़्यादातर चंद बड़े शहरों में हुई हैं और सिर्फ 124 अफराद को ही इसमें सज़ा हुई है। अब सवाल ये है कि लोग इन वाक़यात को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में ये काम किस हद तक फैला हुआ है? कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं? कैसे इसका सद्देबाब कर सकते हैं? हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रियाजुल हक साहब मौजूद हैं। इस मौजू पर काफ़ी काम किया है उन्होंने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अगर हम थोड़ा सा इसकी जड़ों की बात करें तो मुझे ये बताएं कि कितनी ज़्यादा जड़ें गहरी हैं इस जुर्म की हमारे पाकिस्तान में? वैसा बहुत शुक्रिया। इस जुर्म की जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा सराहियत कर गई हैं कि जो साइबर क्राइम जो FIA का इदारा है उसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हाँ, जो इंस्पेक्टर्स और जो इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को देखते हैं, इन तमाम मामले को देखते हैं, उनका ये कहना है कि इनमें से ऐसे बहुत से मामलात हैं जो मैंने पिछले दिनों स्टोरी भी की कि वहाँ तक हमारी एक्सेस उस वजह से नहीं है कि हमारे पास वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है। हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उस डेप्थ तक जा सकें कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है कि यहाँ के लोकल और जो ग्लोबल जो ऑफेंडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम अनलेस कि हमारे पास किसी का फ़ोन आए, अनलेस हमारे पास कोई कंप्लेंट आए, हम आगे किसी के खिलाफ मूव नहीं कर सकते। खुद कुछ नहीं कर सकते। आपने टिप लाइन का हवाला दिया, तो ये ग्लोबल एक टिप लाइन उन्होंने ऐसी रखी हुई है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को वो मॉनिटर करते हैं कि इदारा है अमेरिका का
और चाइल्ड ऑनलाइन जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो पहले टर्म थी वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूज़ होती थी, अब उन्होंने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल या ऑनलाइन जो है अब्यूज़ कर दिया, चाइल्ड अब्यूज़, उसको वो देखता है। और पाकिस्तान उसमें, जैसा कि आपने बताया कि भारत और फिलीपीन और पाकिस्तान ये तीनों आसपास जो है चल रहे हैं 19, 20, 21, 22 के डेटा के मुताबिक। अच्छा। और उसकी बदकिस्मती ये देखें कि टिप लाइन में ये होता है कि वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान से ये जो ऑफेंडर है ये मुसलसल इनके जो केसेस हैं जो ये इन्वॉल्व हैं और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को बता देते हैं कि एक्स और जो वाई जो हैं ये एड्रेसेस हैं और इन फ़ोन नंबर से या जो भी अगर ऑनलाइन आईपी है फ़ोन की वो उनको बता देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में एक्शन होता है। या कोई कंप्लेंट कोई पेरेंट कोई बच्चा करे या बड़ा करे कि जी हमारे बच्चे के साथ इससे ज़्यादती हुई है, वो FIA साइबर क्राइम में जाते हैं। लेकिन इसको आपने देख लिया कि 343 जो है तकरीबन ये 400 कह लें तकरीबन हो चुके हैं, 3-4 माह और भी डाल दें तो 400 के करीब केसेस 5 सालों में हुए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो 141 के करीब इस्लामाबाद में हुए हैं। और इसके अलावा पहले साल में 18 में 1 केस हुआ था। 5 सालों में अगर हम 400 केसेस की बात करें तो इसका मतलब है कि 80 केसेस एक साल में रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी बड़ी वजह जब FIA वालों से पूछते हैं वो ये कहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जो स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ कि जी सोसाइटी में क्या होगा, हम कंप्लेंट जाएंगे, पब्लिक हो सकती है बात, हमें आना जाना पड़ रहा है, लोग देखेंगे कि यार बच्चा क्या हो गया, क्या मामला है। तो चाहे वो बच्चियाँ इन्वॉल्व है इसमें या बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये इंतहाई सीरियस क्राइम है। और लेकिन ये है कि FIA देख लें। अच्छा, PTA से जब मैंने पूछा कि आप बताएं कि इस सारा जो मामला है इसमें आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि हाँ हमें कोई वेबसाइट्स बताई जाती हैं कि ये जनाब इस तरह की हैं या गलत मवाद इस पे है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसके अलावा हमारे कोई काम नहीं है। लेकिन अब ये काम जो है जब मतलब आपने ज़ाहिर है इसके ऊपर जब रिपोर्ट किया तो फाइंडिंग्स क्या थी आपकी कि किस किस तरीके से ये काम हो रहा है? अच्छा, इस पे मुख्तलिफ लेवल्स पे काम हो रहा है। एक तो अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो बड़ा प्रोफेशनली हो रहा है। अच्छा, यानी एक जो इस्लामाबाद में जो फोरेंसिक लैब है उनके कुछ लोगों ने ये बताया, कुछ ऑफिसर्स ने ये बताया कि यहाँ पे ये होता है कि नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन है बाकायदा और व्हाट्सएप के जो लिंक्स हैं वो बाकायदा फॉरवर्ड होते हैं, आप पे करते हैं और उसके बाद आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और चॉइस है आपकी कि आपने क्या क्या देखना, बाकायदा जिस तरह नेटफ्लिक्स का काम होता है। और उन्होंने कहा कि बाकायदा हमने कलर कहार के करीब ऐसे एक ग्रुप पकड़ा और इत्तेफाक ये था कि ज़ाहिर हमें टिप लाइन से कंप्लेंट आई, हमने उसको चेज करना शुरू किया तो हमें एक ग्रुप मिला। लेकिन मसला ये कि वो ग्रुप क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि बाकायदा तौर पे पेमेंट्स लेता था हाँ। इजी पैसा जैज़ के थ्रू वो पेमेंट्स होती थी या कैश के थ्रू होती थी और वो अगर जो डिमांड करने वाला है कंटेंट सप्लाई कर रहे थे उसको लिंक भेज दिया जाता था। अच्छा, कंटेंट बना भी रहे थे वो? हाँ जी, सिर्फ वो बना भी रहे थे और आगे फॉरवर्ड भी कर रहे थे बाकायदा जो लोग चाह रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने इस पर हाथ डाला, लेकिन उनका ये FIA का ये कहना है कि यार ये तो मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो एक हमने पूरी जो ढेर है उसमें से हम सुई उठाई है, लेकिन मसला ये है कि जब तक हम पाकिस्तान में हमारे पास मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं मौजूद, जब तक हम इस मामले पे हाथ नहीं डाल सकते। टिप लाइन वाले वहां बैठ के सारी दुनिया को मॉनिटर कर रहे हैं, हम अपने पास अपने मुल्क को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, भी नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। अब FIA के अंदर भी साइबर क्राइम के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बहुत से लोग बित के, जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे चंद लोगों ने बताया कि FIA के साइबर क्राइम में आने के लिए ये शर्त है, स्पेशली डायरेक्टर बनने के लिए, कि आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो। और साइबर क्राइम में मतलब मोस्टली जो पोजीशंस हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो मेरे पास भी है सर। हाँ जी, लेकिन मतलब ये तो नहीं है लेकिन मसला ये है कि 2-3 अफराद के अलावा जो डायरेक्टर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, तमाम डायरेक्टर्स के पास वो डिग्रीज मौजूद नहीं है। 13 साल मुल्क भर में FIA के जो साइबर क्राइम को देखते हैं और स्पेशली जो चाइल्ड अब्यूज को फोकस करके देखते हैं, तो अब इसे अंदाजा लगा लें कि हाँ, तो स्टार्ट में ये हालात हैं कि वो एक्सपर्टीज ही नहीं है। यानी कोई आम बंदा है जो FIA में भर्ती हुआ है, उसको ये काम दे दिया गया है, तो वो जनाब मैनुअली चीज़ों को टेक्नोलॉजी से वाकिफ है ना, वो उसकी डेवलपमेंट से का नहीं पता। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने बताई कि जी ये है कि जी चलो एक नेटफ्लिक्स टाइप का एक उन्होंने वो बना दिया और उससे वो मवाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और क्या क्या होशरुबा चीजें? हाँ जी, एक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मैनुअली पाकिस्तान में ये होता है कि बच्चों की वीडियोस बनाई गई, हमने कसूर के वाक़यात देखे हमने, और इस तरह मुल्क भर में होता रहा। फिर एक अयाज साहब थे पेशावर में जो बरतानवी हुकूमत के एक प्रोजेक्ट पे NGO के साथ काम कर रहे थे और वहीं से निकाला गया था इस इल्ज़ाम में ही, बरतानिया से निकाला गया था। यहाँ आके वो फिर एक प्रोजेक्ट में पेशावर में काम करते रहे और बाकायदा यहाँ पे जब उनके मैंने वो FIR और मैंने वो चीज़ें देखी हैं, इट इज़ हॉरिफिक। आप जाके मैं हैरान हो गया कि जब उनका फ़ोन खोला गया, जब उनके लैपटॉप खोले गए तो उनके पास बच्चों
की वीडियोस, बच्चों की रिकॉर्डिंग्स और टेराबाइट्स का डेटा उसके पास मौजूद था, ठीक है। और उसके बाद बाकायदा उसके कनेक्शन से दाएं बाएं, यानी कि वो ऑन इट्स ऑन था और कोई इसमें शामिल नहीं था। अब ज़ाहिर है FIA एक बड़ा केस था तो हमारे सामने वही आ गया। तो एक तो ये है कि मैनुअली लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, उस तरह का ग्लोबल उनके साथ वो उनका नहीं है। अब वो मैनुअली कर रहे हैं बाकायदा तौर पर वीडियोज़, फिर अगेन वहाँ पे यहाँ पे ये होता है कि वो वीडियोज़ बनाते हैं और उन बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। बच्चों तक उनकी रसाई किस तरीके से होती है? उसमें 3, 4, 5 मतलब 2, 3, 4 केसेस जो मैंने देखे बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसमें ये थे कि फेसबुक पे जो है ये बी-फ्रेंड करते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ जो माइनर्स हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, मेरा ख्याल है ये पेरेंट्स को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि सोशल मीडिया को जो बिल्कुल अनइंटरप्टेड एक किस्म की अनगाइडेड किस्म की जो अनमॉनिटर्ड जो एक्सेस है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें बच्चों के साथ बी-फ्रेंड किया गया और बाकायदा उससे दोस्ती हुई, सलाम दुआ होती रही, गपशप होती रही। ये पूरा केस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्चे को के साथ कुछ गिफ्ट्स शेयर किए उन साहब ने, और जब वो गिफ्ट शेयर कर लिए तो ज़ाहिर है ओब्लाइज हो गया वो बच्चा बेचारा। तो उसके बाद उसने कहा जी कुछ पिक्चर्स शेयर कर दें, वो पिक्चर्स उसने कुछ शेयर कर दी, उसने मजीद कुछ पिक्चर्स मांगी, फिर कुछ वीडियोस मांगी, वो बात आगे आगे चलती रही। जब वो सारा मवाद उसके पास आ गया तो उसने उस बच्चे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो बच्चा इतना स्ट्रेस हो गया। एक और केस में ये था कि उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए और वो देना शुरू कर दिया। उसने कहा जी इतने पैसे दोगे वरना मैं ये चढ़ा दूंगा। इतनी सेंस तो होती है ज़ाहिर है कि डेटा चला जाएगा, ये हो जाएगा, और उसे पता है बच्चे को ज़ाहिर है 13, 14, 15 साल की उम्र है। कुछ केसेस में 9 साल की उम्र के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये बाकायदा 9 से 13, 18 ऑनवर्ड्स ये सारे केसेस आते रहे। और बच्चियां भी होंगी ज़ाहिर है। हाँ जी, तो बच्चियां भी इसमें बिल्कुल इसमें शामिल हैं। तो उसमें ब्लैकमेल किया जाता रहा। फिर एक बच्चे ने जो है वो पेरेंट को बता दिया इस तरह का मामला है, तो उसने जाके साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी। तो बहरहाल ये हुआ कि उसको फाइनली उन्होंने ट्रेस किया और बंदे को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मसला ये है कि ये तो वही वाली बात है कि कंप्लेंट्स अगर 5 सालों में मुश्किल से 400 आ रही हैं, वो आपने कहा कि साल में 80 अगर आ रही हैं, 70 आ रही हैं, 100 आ रही हैं, तो ये तो कोई केसेस ना हुए। तो इसकी वजह ये है कि एक तो अवेयरनेस भी नहीं है FIA के लोगों का। ये कहना है साइबर क्राइम वालों का कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि कंप्लेंट का मतलब इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हम नाजरीन देख रहे होंगे 99% लोगों को नहीं पता कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट का ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में कहाँ पे है। ठीक है, या कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई टोल फ्री नंबर, कोई वो वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग अगेन FIA को मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप इसको थोड़ा जो है कैची करें और वो जो बटन और सारी चीज़ें हैं उसको उसका जो सारा जो है। बहरहाल तो वो G13 में उनका ऑफिस है, G13 4 में, और वो चीज़ों को देखते हैं सारा छोटा सा। और वो ऑफिस भी है जो रेंटेड बिल्डिंग है उनकी, बड़ा मेकशिफ्ट किस्म की अरेंजमेंट है। तो अगेन उनके पास भी हाँ जी उनके पास मैन पावर के भी इश्यूज हैं। और इसके अलावा ये तो इनकी साइड पे है। जब मैंने लेजिस्लेशन की साइड पे देखा तो 2022 में मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो आजकल बड़े सीनियर जो है वो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इसी तरह के केस में सज़ा दी और बाकायदा तौर पे FIA को कहा कि इस पे लेजिस्लेशन करवाएं, हुकूमत को सजेस्ट करें और लेजिस्लेशन ये करवाएं कि 7 साल की जो सज़ा है उसको 20 साल करें। ये एक ऐसा क्राइम है कि ये छोटा को आम कोई कुछ आटा चोरी, भैंस चोरी या कोई गाड़ी की चोरी का क्राइम नहीं है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द फ्यूचर ऑफ दैट किड एंड अदर जनरेशन, और जो उसके माइंड पे जो असर पड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि आप जो है इसकी लेजिस्लेशन करें। वो बिल जो है वो माशाल्लाह से जब से ये हुकूमत पिछली हुकूमत थी, ज़ाहिर है उनका तो आखिरी दौर चल रहा था, जनवरी फरवरी में उनको सजेस्ट किया, इन्होंने मार्च अप्रैल में तैयार किया, तब से साल होने वाला है और उस बिल की कोई सुनवाई नहीं है। ये ज़ाहिर भी इतने अहम कामों में मसरूफ़ है हुकूमत, तो ये तो अब आप देख लें कि जब हम सियासत में लगे हुए हैं, लेकिन असल जो इशूज़ हैं वो मतलब अभी जो सजा है वो क्या है? वो तकरीबन 7 से 10 साल है। और ये जो लोगों को मिली है 141 जो हमने फिगर जो देखा वो मिली है, तो वो 7 साल की सजाएं उनको मिली है, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई हैं? इम्प्लीमेंट हुई हैं, लेकिन अगेन 100 में से अगर 2 या 3 को सजाएं हो रही हैं तो वो ये सजा नहीं। कई जगहों पे बेल ले ली जाती है। अच्छा, कई जगहों पे ये एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट नहीं होते इसके अंदर। इसके भी उम्मीदें होने चाहिए, लेकिन अब इसका एक और बड़ा मसला ये है कि टेक्नोलॉजी में इनको इश्यूज आ रहे हैं कि बहुत से लोगों ने अपना डेटा जो है वो G ड्राइव में रखा होता है। अच्छा, G ड्राइव का जब ये आते हैं फ़ोन उनके देखते हैं तो इन्होंने फ़ोन से या डिलीट कर देते हैं या उन पे बहुत सोफिस्टिकेटेड लॉक्स लगाए होते हैं इन लोगों ने। तो इन्होंने Gmail से रब्ता किया, उनको बताया कि जी हम एक्सेस दे दें, वो कहते हैं जी हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते। तो MLAs जो होते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो होती है वो बहुत से मुल्कों से इन्होंने की हुई है, लेकिन बहुत से मुल्कों से नहीं की हुई। तो जिन मुल्कों से नहीं की हुई, जिस तरह कैदियों के तबादले का वो होता है, तो इन्होंने नहीं
किया हुआ तो वो कहते हैं जी हम आपसे नहीं कर सकते। तो गूगल बहुत सी चीज़ों में कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन जीमेल और इस तरह की चीज़ों में वो एक्सेस जो है वो डिनाई कर देता है। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो है पता है कि ये बंदा है, लेकिन अदालत में कैसे प्रूव करें, वहाँ पे वो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो पार्लियामान में इसकी कानून साजी मजबूत तरीके से हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्टर हैं पिछली कसूर वालों में जो बात हुई थी कि कुछ जो है वहाँ की सरकर्दा बड़ी अहम शख्सियात मुलव्वस थी, ऐसा भी था। असल में इसमें हम जब मैंने इस केस को मजीद देखा तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई कि आम जो आदमी है या जो मतलब एक छोटे लेवल पे कर रहा है, उसकी इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो आराम से पकड़ा जाता है या उसका इतना एक्सेस नहीं है। इसमें बहुत से इन्फ्लुएंशियल जो है वो लोग शामिल हैं जिनकी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छे तालीम याफ्ता इदारों के लोग हैं, और उनको चीज़ों के उन्होंने आगे फिर ऑफिस रखे हुए हैं, लोग रखे हुए हैं, वो बाकायदा इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। तो इसमें जो है उनकी सरपरस्ती उनको शामिल है, क्योंकि अगर आप पे छापा पड़ता है या आप पे किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं यहाँ पे इनकी ज़ुबान में FIA की ज़ुबान रेड पड़ता है, सारा कुछ होता है, उनमें इन चीज़ों को देखना होता है। तो FIA की बहुत सी जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा उनकी एक किस्म की स्ट्रेट जैकेट उनकी हो चुकी है, प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। टिप लाइन में हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, पहले दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर पहले नंबर पर। तो ये अल्लाह माफ़ करे अगर ये सारे सिलसिला चलता रहा तो दिस इज समथिंग वी नीड टू, और मेरे ख्याल है सियासतदानों को और जो कानून साज इदारे हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन वही बात है ना कि जब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब अपने ऊपर आती है फिर सारी चीज़ें हम सही करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे साथ कभी कुछ नहीं होता उस वक्त तक हम बड़े सुकून में रहते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रियाज साहब, आपने वाकई बड़ी अहम बातें आप हमें बताई। वालिदैन से सिर्फ मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने आज सिर्फ एक काम करना है कि अपने बच्चे के साथ बैठकर डिस्कस करना है कि कहीं कुछ ऐसा मामला है तो नहीं। इंटरनेट पर तुम किन लोगों से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर किन लोगों से बात कर रहे हो, ज़रा उनकी फ्रेंड लिस्ट देख लें और उसको एतमाद में लें कि अगर कोई इस तरह की बात है, अगर कोई इस तरह का मामला है तो हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। कोई दुनिया का शख्स अगर तुम्हारे साथ किस तरह की कोई बात करता है तो हम उससे निमट लेंगे, हम तुम्हारे वालिदैन हैं और तुमसे मोहब्बत करते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी सबसे पहली आ जाती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ सियासी मामलात की। हमने देखा ज़मान पार्क में जो कुछ 2 दिनों से हो रहा है और आज 10 बजे तक सुबह के लिए जो है वो पुलिस की कार्रवाई को रोक दिया गया था। इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब पर अब एक और मुकदमा भी बन गया है और उस मुकदमे का जो मामला है वो है कि जी ज़मान पार्क में जो हंगामा आराई हुई उनके कहने पर हुई और उनके साथियों ने जो हंगामा आराई की, इस पर भी एक मुकदमा बन गया है। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अहमद साहब जी, वालेकुम सलाम। अहमद साहब, सबसे पहले तो थोड़ी सी 2-3 बैकग्राउंडर चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि पुलिस जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुँचती है तो लीगली ये चीज़ सब लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब अदालत नहीं जा रहे थे, तो जब कोई भी शख्स अदालत नहीं जा रहा होता है तो उसको अदालत में लाने के लिए, उसकी पेशी के लिए उसके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और पुलिस उसके पास जाती है लेने के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए जी, पहली तो बात यह कि ये नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट का जो मामला है हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट बिल्कुल दुरुस्त बात है, जिस तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में भी आया कि अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए होते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है पुलिस ने वो बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट है और मेरे नज़दीक में गैर ज़रूरी है। आप सिंपली इन्फॉर्म करते हैं, स्पेशली जब एक अंडरटेकिंग ऑन रिकॉर्ड आ गई है कि वो पेश हो जाएंगे, तो ही विल अपेयर। आम तौर पर जब इस किस्म का वारंट इशू होता है तो उस वारंट को सिंपली कम्युनिकेट किया जाता है टू द अदर पार्टी, और जो जिसका कंसर्न वारंट होता है वो जाके अगले दिन पेश हो जाता है या जब भी पेश हो। तो इसी तरह खान साहब ने भी पेश हो जाना था। सवाल ये है कि पहली बात कि क्या ऐसा वारंट जो है जो कि SHO ने एग्जीक्यूट करना होता है, वो इतने 100 या 1000 जितने भी पुलिस वाले थे उनको लाकर एग्जीक्यूट करना मुनासिब है?
आगे से ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस भी आई फ्रॉम ज़मान पाक साइड या जो भी प्रोटेस्टर्स थे, मैं उसको भी समझता हूँ कि जब ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस तो पहले से आना शुरू हो गई थी। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे ही बात ये होती है कि जी इमरान खान साहब को पुलिस ने तलब किया या अदालत ने तलब किया है, तो उसी वक्त पार्टी जो है वो एक हंगामा मचा देती है कि जी यहाँ पर तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है और देखें ये गिरफ्तार कर लेंगे, कत्ल कर देंगे, वगैरह वगैरह कर देंगे। और उसके बाद लोग पहुँच जाते हैं। तो फिर जाहिर है अगर किसी शख्स को एक पुलिस वाला इन्फॉर्म करने जा रहा है तो फिर उसकी जगह 100 ही ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि उस एक पुलिस वाले की तो खैर नहीं होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस केस में चूंकि सर तुम वारंट से रिलेट कर रहे हैं बात, वारंट की एग्जीक्यूशन की तामील जरूरी थी। वो उस दिन अगर आपको याद हो जब लास्ट टाइम एसपी साहब आए थे, 4-5 लोग आए थे और उन्होंने जाके एग्जीक्यूट करा लिया था। इसी तरह इस दफा भी हो सकता था, एग्जीक्यूट हो जाना था। और अगर खान साहब नहीं पेश होते तो कानून ही उसका तरीकाकार मुख्तस करता है। सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई होती है, जिसको हम 87-88 की कार्रवाई बड़ी कॉमनली नोन है, उसमें वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते। सवाल ये है कि इतना आउट ऑफ द वे जाके किसी एक शख्स की अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए अगर पुलिस ने काम शुरू कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान के इतने हजारों लाखों केसेस जिसमें वारंट इशू होते हैं, यही मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है? क्या यही पुलिस की प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है? मैं समझता हूँ पुलिस ने किसी हद तक कंट्रीब्यूट किया है, उनको ये काम इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसका कोई तरीकाकार तय करना चाहिए। तो और इससे इक्वली खान साहब को भी कोर्ट में पेश होना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स अब वो 18 को पेश हो रहे हैं। और आज भी लाहौर हाई कोर्ट में भी हम थोड़ी देर पहले वहां पर जो डिस्कशन हो रही थी वो ये है कि इनका जलसा जो है उसके लिए भी तरीकाकार वो तय कर रहे हैं कि जो 15 का जलसा है उसके लिए प्रॉपर तरीकाकार तय करें विद द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है। सो सवाल मेरा वंस अगेन वही है कि जो डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ पावर है और जो इलीगल मींस है ये नहीं अडॉप्ट करने चाहिए, तो हम बहुत बड़े खतरे से बच सकते थे। अभी भी आप देखिएगा आज पता नहीं क्या बनता है, बिकॉज अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उधर जो लोकल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, उसमें चल रहा है मामला। सो पुलिस को इतनी जोर जबरदस्ती या रियासती जबर, तो वैसे ये इमरान खान साहब का पेश ना होना, इस पेश ना होने के पीछे आपको क्या लॉजिक नजर आती है कि जी मैं नहीं जा रहा? मतलब ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है। अगर मुझे भी अदालत बुलाएगी तो मुझे जाना चाहिए, और मैं ना जाऊं तो इसका मतलब तो ये है कि मैं अदालत को खातिर में नहीं ला रहा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो अदालतों का मजाक बना रहे हैं एक तरीके से। देखिए जी, खान साहब का एक अपना जो इसके बारे में व्यू है और उनकी लीगल टीम का भी व्यू है, वो ये है कि तोशा खाना जो रेफरेंस है वो सिरे से ही गलत शुरू हुआ है। उसमें 120 डेज के टाइम था, लेकिन उससे बियॉन्ड जाके 7-8 महीने के बाद इस रेफरेंस को चलाया गया है। सो इन द फर्स्ट प्लेस खान साहब फील्स कि दिस इज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और उनके पास हर राइट है अवेल करने का, हर लीगल रेमेडी अवेल करने का, अपनी लीगल स्ट्रैटेजी बनाने का। वो पेश होते हैं नहीं होते, दैट्स अ मैटर बिटवीन हिम एंड द कोर्ट। कोर्ट उसको इंश्योर कर लेगी, उसका कानून में प्रोसेस लिखा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए पूरी रियासत इकट्ठी हो गई है, और ये रियासत क्या किसी नॉर्मल क्रिमिनल या किसी और बंदे के लिए इकट्ठी होती है? सो इट्स अ मैटर बिटवीन हिम एंड द कोर्ट। और बहुत सारे लोग, अगर आप और मैं भी किसी वकील को कंसल्ट करते हैं तो वकला तरीका बताते हैं आपको। मैं ये नहीं कहता कि आपको सजेस्ट करते होंगे आप पेश ना हो, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लीगल स्ट्रैटेजी दैट यू अडॉप्ट। उस लीगल स्ट्रैटेजी को खान साहब भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कानून के अंदर ही स्ट्रैटेजी को कर्व डाउन करने के मेथड्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब मैं सोच लूं कि जी मैंने तो कल इस बंदे को उठा के पेश कराना ही कराना है, दिस इज नॉट व्हाट द लॉ मैंडेट्स। लॉ का मैंडेट बहुत डिफरेंट है। लॉ चीजें प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हम सोचते हैं कि चूंकि लॉ ने, और ये मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्शन भी नहीं है पुलिस को कि जाए जाके उसको उठा के लाएं। एक नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है जिसको एग्जीक्यूट वो करवा दें, बट ये नहीं है वो सिंपली जाके कह सकते हैं कि जी हम गिरफ्तार नहीं कर सके। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और कोर्ट अगली कार्रवाई शुरू कर देगी। यहां रियासत ने भी सोच लिया है कि जी हमने खान साहब को उठाना है और पेश करना है, तो उसके अंदर फिर ऑफ कोर्स तसादुम होगा। अच्छा, अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पुलिस वहाँ जाए और कहे कि जी हम गिरफ्तार नहीं कर सके, इज इट एक्चुअली दिस सिंपल? क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस जब जाती है तो वो सिर्फ दरवाज़ा खटखटा के ये तो नहीं करेगी कि जी दरवाज़ा खटखटाया हमने, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं तो हम वापस आ गए। वो कोई कोशिश तो करेगी ना उसके अलावा, मतलब अगर किसी बंदे को उन्होंने पेश करना है। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए जी, मैं आपको बताने लगा हूँ, देखिए इस केस में तो कोशिश से बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने 2017 के जो सारे शेल्स हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं, और मैंने तो अपनी एस्टिमेशन में कोई तकरीबन आई थिंक 2-2.5 करोड़ का एमओ जो है वो इस्तेमाल हो गया इस काम में। अब मेरा सवाल ये है कि अपनी मैक्सिमम करके वो कोर्ट में रिपोर्ट दे दें। डेली हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटिशंस फाइल होती हैं जिसमें कहा जाता है कि फलां शख्स को रिकवर करके लाओ, और एक पुलिस के ऑफिसर साहब वहाँ पेश होते हैं, वो कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश की और हम नहीं रिकवर कर सके।
इसी तरह बेशतर औकात पुलिस जाके रिपोर्ट देती है कि वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट बट वी कुड नॉट। यहाँ पर पुलिस ने सोचा हुआ है कि नहीं, कानून का एहतराम हमने करना है और हमने तो खान साहब को चाहे वॉर जोन बन जाए उठा के ले जाना है। मैं समझता हूँ पुलिस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कहते जाके कि जी वहां पर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है हमारे ऊपर, उन्होंने आगे से रिएक्ट किया है, सो देयरफॉर ये हमारी रिपोर्ट है। आगे वो क्या कहते हैं, पंजाबी की एक मिसाल है कि जट जाने। अच्छा, और अभी जो नया मुकदमा बना है जमान पार्क हंगामा आराई का, जो नया मुकदमा बना है, ये आपके ख्याल में कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है इमरान खान साहब के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए? क्या होगा इस पर? देखिए जी, फ्रैंकली इसको तो कंटेस्ट किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने, मैं तो कल रात भी ये बात की थी कि अगर वो समझते हैं कि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, वो मुकदमा दे दें, जो कि उन्होंने आज दे दिया। उन्होंने तो बल्कि दहशतगर्दी का मुकदमा दे दिया, जो कि वंस अगेन एक गलत इस्तेमाल किया गया दहशतगर्दी की प्रोविजंस का। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस पर बहुत क्लियर है कि दहशतगर्दी की प्रोविजंस जो है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और दहशतगर्दी के वाकयात में इस किस्म की स्टेट के साथ जो आपके इशूज होते हैं वो दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आते, लेकिन उन्होंने दे दिए। अब उस पर्चे में जाके वो डेमोन्स्ट्रेट करें कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमने ज्यादती नहीं की, हमारे ऊपर पहले हुआ। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस जिसके तहत कानून आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आज डिसाइड कर लूं कि जी मेरा तो क्लाइंट सच्चा है, तो अदालत अगर मुझे रिलीफ नहीं भी देती तो मैंने अदालत से फाइल छीन के उस पर लिख के लाना है कि जी मैं जीत गया हूं, ठीक है, मैं अपील कर लूंगा। सो कानून को अगर आप कानून की तरह रखें और उसको अपनी पर्सनल विम्स एंड विशेस पर ना ले जाए तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड्स की तरफ से टेम्पर बहुत हाई है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। सही। आज जो लीगल टीम है उसकी क्या एक्टिविटी है, वो भी अदालत पहुंचे हैं, तो अब क्या वहां पर होने की उम्मीद है? देखिए जी, आज का जो केस है उसके अंदर बुनियादी तौर पर तो एक जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब वाला केस जो भी रैप अप हुआ है, उसमें बेसिकली उन्होंने वही बात की है कि जो आपका इवन संडे का जलसा है उसकी भी आप प्रॉपर आईजी साहब के साथ बैठ के तरीकेकार तय करें और उस तरीकेकार को इम्प्लीमेंट करें। और इसी तरह उन्होंने कोशिश की है कि दोनों पार्टीज आपस में बामी मशावरत से इस मामला को आगे लेके चलें। बट वी स्टिल फील कि अभी भी जमान पाक के ऊपर कोशिश की जाएगी दोबारा खान साहब को अरेस्ट करने की या रिकवर करने की। मैं फिर समझता हूँ कि वो पुलिस की ड्यूटी नहीं है, पुलिस ने अपने मैक्सिमम एफर्ट्स कर लिए हैं, दे कैन सिंपली गो एंड सबमिट अ रिपोर्ट के लिए। ये बेसिकली बात उससे बढ़ गई है, ये कोई बहुत जरूरी चाहते हैं, हमारे डीएम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि नहीं गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, तो गिरफ्तारी की तो मैं 90 या 100 बंदों की लिस्ट दे देता हूँ जो कि बहुत मतलूब अशखास हैं और वो पाकिस्तान में ही हैं, तो उनको पहले गिरफ्तार कर लें जो कि थ्रेट और पीस जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आप एक साबका वजीर आजम को ही तो ले हुए हैं, उनकी रिपोर्ट जमा करा दें कि वी बीन अनएबल टू, आगे अदालत जाने, खान साहब जाने। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बैरिस्टर अहमद पंसोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा बात करते हैं फाइनली क्रिकेट और पीएसएल के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ होनी है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम ओवैस सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा कल के मैच की ज़रा हम बात कर लें। ये कल मैच में हुआ क्या? मतलब अगर हम लोएस्ट स्कोर्स की बात करें तो ये लाहौर कलंदर इतनी अच्छी टीम, इतनी बेहतरीन टीम, इतना सबसे ऊपर होने के बावजूद तीसरी मरतबा गालिबन इन्होंने ये लोएस्ट स्कोर बनाया है जो कि पीएसएल की तारीख का लोएस्ट स्कोर कहलाया जाएगा। जी ओवैस, इनका सबसे लोएस्ट स्कोर जो हिस्ट्री का 59 रन है वो भी लाहौर कलंदर्स का है, लेकिन तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। और लाहौर कलंदर्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग है, और जब भी लाहौर कलंदर्स की टीम हदफ के ताक़ुब में उसने बैटिंग की है वो कोलैप्स हो गई। जो आखिरी लीग मैच था यहीं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, वो लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के खिलाफ 86 रन से हारी थी, और कल का मैच भी जिस अंदाज से हारी 74 रन पर ऑल आउट हो गई, तो उससे तो लगता यही है कि इनकी बॉलिंग तो मजबूत है दीगर टीमों के मुकाबले में जो 6 टीमें हिस्सा ले रही, लेकिन इनकी बैटिंग खासी कमज़ोर है, और जब भी हदफ का ताक़ुब करना होता है इनकी बैटिंग जो है वो क्रम्बल कर जाती है। तो मैं समझता हूं कि अभी उनके पास चांस है। आज जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी कल, तो लाहौर कलंदर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, वाहिद टीम थी जिसने अपने 10 में से 7 मैच जीते इस जो है HBL PSL 8 में, लेकिन इसके बावजूद कल की परफॉर्मेंस के बाद तो बड़े मायूस किया इन्होंने अपने सपोर्टर्स को।
अच्छा, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना वन साइडेड मैच होगा। आप क्वालिफायर की बात कर रहे हैं, दो तगड़ी तरीन टीमें आमने सामने हैं और इतना वन साइडेड हो जाएगा। आज के मैच की क्या उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ आपके सामने जो है पेशावर है, दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद है, तो ये दोनों टीमें भी मतलब बेहतरीन टीमें हैं, लेकिन एज ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को हासिल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी जिस तरह से अपने मैचेस जीती है आखिरी, उसका मोरल अप हुआ है। और पेशावर ज़ल्मी HBL PSL की हिस्ट्री में वो वाहिद टीम है जिसने जितने एडिशन हुए, ये 8वां एडिशन, हर एडिशन में उसने टॉप 4 टीम में जगह बनाई है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने सारे अभी ज्यादातर मैचेस जो थी वो रावलपिंडी में खेली है, अब वो यहाँ खेलेगी, तब उनका अंदाजा होगा। कंडीशंस डिफरेंट होंगी, पिच डिफरेंट होगी। लाहौर की विकेट तो बैट्समैनों की जन्नत और बॉलर्स का कब्रिस्तान थी, लेकिन यहाँ पर रावलपिंडी की विकेट जो थी वो बॉलर्स की जन्नत और बैट्समैनों की जन्नत और बॉलर्स का कब्रिस्तान थी, लेकिन लाहौर की विकेट डिफरेंट होगी। तो एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है। मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो इसमें ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन T20 क्रिकेट में वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कल कि लाहौर कलंदर्स मार देगी मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि गुज़िश्ता 3 मैचेस मुल्तान सुल्तान के खिलाफ लाहौर कलंदर्स जीती थी। लास्ट ईयर यहीं पर फाइनल 41 रन से जीती थी। इसके अलावा इस साल का जो ओपनिंग मैच था मुल्तान में, वो 1 रन से जीती थी लाहौर कलंदर्स मुल्तान के खिलाफ, और फिर उसके अलावा एक और जो मैच यहाँ हुआ था वो भी लाहौर कलंदर्स की टीम जीती थी। तो तवक्कुआत बहुत थी, अब वो क्रम्बल कर गई। तो अब देखते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी क्या करती है। अच्छा, मुल्तान भी मुसलसल तीसरी मरतबा फाइनल में पहुंच रहा है, ये भी उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत की जिम्मेदारियां संभाली है, उनकी टीम जेल कर गई है। 2021 में इन्होंने अबू धाबी में फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को हराकर पहली मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। लास्ट ईयर 2022 के फाइनल में पहुंची, लाहौर कलंदर्स ने हरा दिया। अब इस साल एक मरतबा फिर फाइनल में पहुंच गई और फेवरेट लोग करार दे रहे हैं। जिस तरह की कल उसकी परफॉर्मेंस रही है लाहौर के खिलाफ, तो लोग कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान दूसरी मरतबा ये टूर्नामेंट जीत सकती है। लेकिन हिस्ट्री बताती है इस टूर्नामेंट की कि आज तक ओवैस कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन टीम अपने एजाज का दिफा नहीं कर सकी। 2016 में इस्लामाबाद जीती, लेकिन 2017 में पेशावर जीत गई। 2018 में पेशावर नहीं जीती, इस्लामाबाद जीती। 2019 में कोयटा जीती, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान और 2022 में लाहौर कलंदर्स। तो अब देखते हैं लाहौर कलंदर्स डिफेंड कर पाती है या नहीं। पहले तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करे, फिर ये सारी बातें होंगी। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। ये जो सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी कि जी ये बड़े सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट करवाएंगे, पता नहीं उन खिलाड़ियों से पूछा गया या नहीं पूछा गया, और बहुत सारी चीज़ें सुनने में ये आ रही हैं कि जी ये सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो नाखुश थे इस फैसले से। इसके बारे में बताएं ना, ये क्या था मामला, ये सही हुआ है और तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें एक पेज पर हैं? देखिए, अक्टूबर 2019 में बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। तो अब तकरीबन 3.5 बरस का अरसा होने को आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपको मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, लेकिन एक लॉबी जो है वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ काम कर रही थी कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन तो हैं, लेकिन एज अ कैप्टन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में नाकाम रहे। अगर आप रिकॉर्ड देखें, एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा, फिर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा 2021 में, और 2022 में फाइनल में पहुंचा। तो कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन लगता ये लोग कह रहे हैं कि ये आपस में खिलाड़ियों को लड़ाने की एक साजिश थी कि कप्तानी के उम्मीदवार शाहीन आफरीदी भी आ जाएं, शादाब खान भी आ जाएं, बाबर आजम भी है, रिजवान भी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इन्होंने आराम तो कराया, इतना पड़ेगा। सेठी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। आपको याद होगा ऐसे ही कहा था एहसान मानी साहब ने सरफराज अहमद को अपने बराबर में बिठाकर 2019 के वर्ल्ड कप से पहले कि यही हमारे कप्तान रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? तो पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन इनको एतमाद में लेना चाहिए था। बाद लोग कहते हैं एतमाद में लिया, बाद लोग कहते हैं कि नहीं लिया। तो शायद अब देखें आइंदा हमारे बड़े बड़े जो असाइनमेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है। ये मेरे ख्याल में आर्जी तौर पर शादाब खान को बनाया गया है, कप्तान बाबर आजम ही रहेगा पाकिस्तानी टीम का।
अच्छा, लेकिन वो जो तस्वीर ट्वीट की थी शाहीन आफरीदी ने, जिसमें वो रिजवान और बाबर के साथ नज़र आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो बड़ी मानेखेज तस्वीर थी और इसमें उन्होंने मैसेज दिया शाहीन ने कि मैं इन दोनों के साथ हूं और मुझे नहीं कैप्टन बनना है। ये इस तरह भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया और तस्वीर जो ट्वीट की उससे ये जाहिर कर रहे थे कि हम मुत्तहिद हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं। कप्तानी की लड़ाई लोग शुरू कह रहे थे कि कप्तानी की लड़ाई शुरू हो गई है और रस्साकशी जारी है, लेकिन शाहीन आफरीदी ने उसको क्लियर किया और उनके ससुर शाहिद आफरीदी ने भी कहा कि शाहीन आफरीदी ने उनसे कोई मशवरा नहीं किया, ना उनसे कोई ऐसी बात हुई। तो ठीक है, अभी यंग है शाहीन आफरीदी, वक्त आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है हमें। कप्तान अब तब्दील करेंगे, फिर क्या होगा मेरी समझ में नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अक्ल के नाखून लेने चाहिए और उन्हें चाहिए कि अभी कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखें। एशिया कप है सितंबर में, फिर उसके बाद अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, तो हमें मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। और फाइनली, चूंकि आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप की बात की, वो जो मामला था भारत वाला कि भारत यहाँ आकर खेले और हम वहाँ जाकर खेले, वो अब कहाँ तक पहुँचा है? अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है भारत को पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर सकता वर्ल्ड कप का, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है जो अक्टूबर में भारत में होगा। अलबत्ता पाकिस्तान अपना दबाव बढ़ा सकता है, शायद कोई पैसों पे कोई बार्गेनिंग हो जाए कि पाकिस्तान दुबई जाकर एशिया कप खेल ले और जो उसका लॉस होगा उसको वहां पर कंपनसेट किया जाए। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जाकर भारत में खेलेगा और एशिया कप के लिए इम्कानात यही है ओवैस कि एशिया कप बजाय पाकिस्तान के दुबई में मुनक्किद हो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के हवाले से बात ही वाकई एक जो कंसिस्टेंसी वाली बात की इकबाल साहब ने, ये बड़ी ज़रूरी है कि हम देखते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को देख लें या फिर इंडिया को भी देख लें, वहाँ के चलो मामला थोड़े से कैप्टनसी के हवाले से ज़रा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरीके से एक के बाद एक कप्तान, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो वाइस कैप्टन बनता है, उसको ट्रेन किया जाता है और फिर वो कैप्टन बनता है, और क्या खूबसूरती से उन्होंने अपना एक सिस्टम चलाया हुआ है। उस सिस्टम को देखकर उससे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।